सर रेजिस्टेंस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है उसको हमने बताया था कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लंबे तार का रेजिस्टेंस ज्यादा, छोटे तार का रेजिस्टेंस कम। मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, जितना मोटा होगा एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अब पतले वायर का, पतले कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलो ज्यादा होगा, ठीक है। और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है ना टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और उसका नेचर ऑफ द कंडक्टर यानी कि कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है कि सिल्वर का है, सबकी अलग अलग बोलो रेजिस्टेंस होती है। सिल्वर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कॉपर का? कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करेगा, सिल्वर की रेजिस्टेंस कम है। जिसका लो रेजिस्टेंस होता है उसको अच्छा कंडक्टर माना जाता है, गुड कंडक्टर, और जिसका हाई रेजिस्टेंस उसको बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर मानते हैं, अचालक जिसको बोलते हैं, कुछ अलग। क्लियर हो गया? अब इन सभी टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है, उसको एग्जाम में केवल इतना पूछा जाएगा कि राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, लिख प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो इतना ही लिखोगे, ये जो लिखोगे, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर जिसको मोटाई बोला, थिकनेस, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द कंडक्टर। ये पॉइंट शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आता है, लिख सकते हो, ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही ये सब लिख दोगे, ठीक है। अरे समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? अब बात करो, अब बात सुनो अच्छा से, इंपॉर्टेंट है, सुनोगे? अरे सुनोगे, यहां से इंपॉर्टेंट बात है। क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं जनरली हम लोग। टेम्परेचर जब भी हम लोग कोई वायर के साथ काम कर रहे होते हैं लैब में, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को जनरली कांस्टेंट ही रखते हैं, लेकिन टेम्परेचर के साथ हम लोग अलग से वेरिएशन देखेंगे, ये कांस्टेंट, बाकी इन दोनों को हम लोग रिलेट करते हैं। तो बताओ, अगर मेरे पास एक, ध्यान सुनना, एक वायर है, क्या है बोलो? वायर है, एक वायर है, एक वायर है, सुन रहे हो? सुन रहे हो? मैं इसको हटा देता हूं, हटा दूं, वायर बना के दिखाता हूं। इसमें मैं बना देता हूं, देखो तो हुआ, अरे हुआ, ओके, ठीक है। कोई वायर है, क्या है बताओ, क्या है? बोलना पड़ेगा अभी से, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। ये कोई वायर है, क्या बोलो, क्या है? इस वायर का लेंथ है, बोलो, वायर का लेंथ क्या है? एल। वायर का लेंथ क्या है? एल। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताओ कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया, जो एरिया बताओ, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझी? ए क्या है? एरिया ऑफ, सर्किल का एरिया, सर्किल ही है एक तरह का, अगर सामने से दो तो सर्किल दिखाई देगा ना, सर्किल जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हो, उसका सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एरिया, पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया, समझी बात को? अरे क्लियर है? बोल नहीं रही हो? तो हमने क्या बोला अभी कि जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो मोटा है तो क्या लिखा अभी बताओ, क्या पर क्या है, इंपॉर्टेंट है, आर प्रोपोर्शनल टू, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, एल बाय ए। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, एल बाय, व्हाट इज एल? वायर का लेंथ, कंडक्टर का लेंथ। व्हाट इज ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलो नहीं, बोलती रहोगे तो अपने एनर्जी आएगा, बोलो, सुस्त पड़ी हुई है, ओके। चलो, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे, क्या करोगे? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं ले रहा है, ओके। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे, रो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, इसको रो बोलते हैं, रो, ये कांस्टेंट है, ठीक है। रो मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रो एल बाई ए, ये एक कांस्टेंट है। अब इसको डब्बा में पहले पैक करो, एक नया फॉर्मूला बन गया। समझाता हूं कि रो क्या है, रो के बारे में अभी थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। फॉर्मूला डब्बा में पैक करो,
इसमें सब कुछ तुम जान रहे हो, बस एक नया चीज आ गया तुम्हारा, क्या आ गया नया बताओ ही, रो। वेयर लिखो, वेयर रो इज, तो पी के जैसा लिखा जाता है, पी लिखते हो ना, पी ऐसे ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा कर देना, रो, RHO रो, ठीक है, RHO रो ग्रीक लेटर है, तो ये रो, इसको रो का यहाँ पे जो मीनिंग है, इसका नाम जो यहाँ पे रो का, ये तो टर्म ये लेटर है उसका नाम ना रो है, बट ये इसका यहाँ पे सिंबल का मीनिंग क्या है वो बताता हूँ, मीनिंग बताऊंगा, इसका नाम बताऊंगा। रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको बोलो, ये वर्ड जब भी बराबर का साइन हटा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, बराबर लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी नहीं बोल रही हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का रेजिस्टिविटी है, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ पढ़े थे ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पढ़े थे ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के बराबर लगाए थे, R लगा देते हैं, यहाँ पे लगा नहीं लगाते हैं, R को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, बोले थे ना, बोले थे। जब भी पूरे साइंस में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो बराबर साइन लगाओगे, एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये कांस्टेंट यहाँ पर ये है। अभी सर यहाँ पर सब कुछ जान रहा है, जल्दी बताओ, ये R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, बस एक नया चीज कौन आ गया, रो, जिसको बोलते हैं क्या चीज, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ द। अब इसको समझते कि ये है क्या, जो बता रहा हूं ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें फिक्स कर दी गई थी, एक वायर को फिक्स कर दिया गया था कि कौन मटेरियल बना हुआ है, टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया था, तब L और A के साथ वेरिएशन देखा गया था। अब सुनो ये इंपॉर्टेंट, सुनो इधर रो को अकेला करो, फॉर्मूला रो को अकेला करो, कि रो क्या, रो को समझाते हैं, रो को अकेला करोगे तो A इधर गुना होगा, बोलो, तो RA/L, अरे समझी, क्या किया बताओ, क्या किया, क्या किया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल दिया, ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, समझी, रेजिस्टिविटी का क्या कर दिया मैंने, फॉर्मूला निकाल दिया, रो इक्वल टू RA/L, ये नीचे वाला A ऊपर गया, L बट्टा में ऊपर में था तो नीचे आ गया, RA/L। अब मैं क्या करता हूं, जब भी तो कोई कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है ना, कि कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में जानना है ना, क्या करो, बाकी तुम कि सबको एक बना दो, इसके साथ जो भी चीज लिखा हो उसको एक बना दो, क्या बना दो, एक। पहले इसके यूनिट भी देख लेंगे, यूनिट रेफरेंस समझ लो, पहले एक बना दो। यहाँ पर मैं यहाँ पर आके इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन बनाता हूँ, डेफिनेशन, चलो बताओ ये क्या है, बताओ, अगर लेंथ को 1 मीटर लिया जाए, लेंथ कितना लिया जाए, इफ लेंथ इज 1 मीटर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर ना, एरिया ले लो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया क्या ले लो, 1 मीटर स्क्वायर, बोलो एरिया क्या ले लो, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दे रही हो। अब तुम यहां रखो वैल्यू को, यहां रखो, R इक्वल टू, बोलो R इक्वल टू रो, बोलो ना रे, रो, यहाँ ये दोनों को रखो ना, यहाँ रखो ना, इसमें रखो, रो इक्वल टू बताओ, R को रहने दो, A का वैल्यू कितना लियो 1, और L का वैल्यू कितना लियो 1 मीटर लिखो खाली, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज 1 यूनिट लिख दो, अच्छा रहेगा, 1 यूनिट कर लिख दो, बताओ 1 यूनिट है, एरिया लिख दो 1 यूनिट स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर में ही लिखोगे ना, तो 1 स्क्वायर यूनिट, ऐसे लिखने का तरीका है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब बताओ 1/1 क्या हो जाएगा, अरे 1/1 नहीं ना होगा, 1 को गुना में कोई फायदा ना, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 को मल्टीप्लाई में क्या करोगे, क्या समझ में आया, बताओ क्या समझ में आया, तुमको यहाँ पे किसके बारे में जानकारी चाहिए था, तुम यहाँ पे R को जानते ही थे, L को जानते ही हो, A को जानते ही हो, रो को नहीं जानते हो ना, तो रो के बारे में ही सब काम किया जा रहा है, कि रो को अगर समझना चाहते हो तो बाकी रो के साथ जो भी चीज आया हुआ है सबको हटा दो, तो तभी हटेगा जब उसकी वैल्यू कितनी हो 1 हो, कि गुना में 1 का कोई वैल्यू, तो इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, 1 हट गया, बच गया रो किसके बराबर हो गया, R के, रो R के बराबर हो गया, रो किसके बराबर हो गया, और R क्या है, रेजिस्टेंस, यानी रो क्या है, रेजिस्टेंस, खत्म।
क्या बोला मैंने, समझे? अरे आर क्या है? रेजिस्टेंस। रो रेजिस्टेंस के बराबर है, इसका रो भी क्या है, लेकिन कब? ये कंडीशन है कि जब लेंथ कंडक्टर का 1 यूनिट हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर यूनिट हो। समझे? किसी भी कंडक्टर का एक लेंथ का 1 यूनिट, जैसे मान लो कि ये तार है, मान लो कि ये तार 10 मीटर लंबा, बहुत लंबा तार है, 10 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? मेरी बात सुनो, ये कितना, मान लो मेरे हाथ में, हमें समझाने के लिए तुमको बोलो कि 10 मीटर है, कितना मीटर लंबा है, जल्दी बोलो। इसकी मोटाई जो है वो 1 है, मान लो मैंने मोटाई बोलिया 1 मीटर स्क्वायर है, समझाने के लिए। वैसे 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है, तो मैंने मान लिया कि इसका जो एरिया है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, और ये 10 मीटर लंबा वायर है। कितना मीटर लंबा वायर है? 10 मीटर लंबा वायर है। ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ, ये 10 मीटर लंबा वायर को हम 10 खंड में, बराबर खंड में काट देंगे। कितना में? तो 10 मीटर का 10 टुकड़ा बनाएंगे तो 1 मीटर का बनेगा। तो मान लो 1 मीटर इतना बड़ा, कितना बड़ा बना? अब इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। बोलो ना, इसकी मोटाई कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा, उसी को बोलेंगे, खत्म। नहीं समझी लग रहा है? रेजिस्टिविटी किसको बोलोगे? सर रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का अगर लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस टाइम में उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। समझे? प्रतिरोधकता बोलेंगे, हिंदी में से बोलते प्रतिरोधकता। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि 1 मीटर का लेंथ होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब मान लो कि मैं तुमको एक तांबा का तार दे दूं, मैं बोलूं एक तांबा का तार है, सुनना अच्छे से, मेरी बात सुनो। मैं बोलूं कि तांबा का तार 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है, इसकी रेजिस्टिविटी 5 है। कितना है बोलो? इसका मतलब क्या हुआ? इसके 1 मीटर का और 1 मीटर स्क्वायर के लेंथ का इसका रेजिस्टेंस जो है 5 बोले थे ना, रेजिस्टिविटी 5 है, तो इसका 5 ओम है रेजिस्टेंस। अब बोलेंगे 2 मीटर का बताओ, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो रेजिस्टेंस तो बोलोगे 5 10 ओम, क्योंकि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मैं बोलूं 10 मीटर का बताओ, तो 5 50 ओम, लेकिन रेजिस्टिविटी तो 1 मीटर के लिए बोला जाएगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगा, 5 रहेगा। रेजिस्टिविटी चेंज, रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी में फिक्स कर दिया गया लेंथ कितना, 1। तो अगर मैं बोलूं कि, तुम सुना, मैं बोलूं कि इस तार का रेजिस्टिविटी 5 है, तो मैं बोलूं कि बताओ इस तार को मैंने 10 मीटर लंबा कर दिया, तो कितना हो रेजिस्टिविटी? बोलो 5 ही। मैं बोलूं 20 मीटर का बताओ, तभी बोलो 5 ही, क्योंकि इस तार के 1 ही मीटर का लेंथ का होता है, वो डिफाइन किया गया है। तो रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करेगा ना एरिया पे डिपेंड करेगा। मैंने जो बोला समझ में आया बात? एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करेगा ना एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि तुमने लेंथ को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। एरिया को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया लग रहा है, नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्या पूछा जानते हो? क्या बोलता है? सुनो, कि एक तार की रेजिस्टिविटी 10 है, मान लो बोल दिया रेजिस्टिविटी 10 है, उस तार को खींच के दुगुना लंबा कर दिया गया, दुगुना लंबा कर दिया गया, तो बताओ रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा? तो बोलो 10 ही रहेगा, क्योंकि उसको लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ रेजिस्टेंस लेकिन दुगुना हो जाएगा। अगर पूछेगा रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस दुगुना हो जाएगा। नहीं समझे? अगर माने तार को लंबा, मैंने तार बोले 1 मीटर का रेजिस्टेंस आर है, तो 2 मीटर का रेजिस्टेंस बताओ, लंबाई मोटाई उतना ही है, मोटाई चेंज नहीं किया। ओके, तो बोल दो ओ सर उसका दो माने कि 1 का 10 ओम है, तो 2 मीटर का 20 ओम हो जाएगा, 3 मीटर का 30 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज, तो रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो जब तुमको वाइवा होता है, वाइवा कम फिजिक्स वाले वाइवा लेंगे तो ये पूछेंगे कि बताओ अगर एक तार को खींच के लंबा दुगुना लंबा कर दिया गया, तो बताओ रेजिस्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टिविटी डबल हो जाएगा कि हाफ हो जाएगा कि सेम रहेगा? ओके, तो बोलो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अरे समझे? नहीं समझाया लग रहा बात को? तो रेजिस्टिविटी कितना के लिए फिक्स कर दिया गया? कितना के लिए फिक्स कर दिया गया? तो पहले बताओ रेजिस्टिविटी है क्या? सर रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन उस कंडक्टर का लेंथ कितना होना चाहिए? 1 यूनिट, एरिया कितना होना चाहिए? 1 स्क्वायर यूनिट। तो अगर किसी कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट हो, यानी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, यूनिट बोलने का तो होता है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर कुछ भी। ओके, तो अगर किसी कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर यूनिट हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इसलिए इसका नाम, एक और नाम है रेजिस्टिविटी का, एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या चीज? एक और नाम इसका रखा गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब खास, विशेष। हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्यों बोला गया? बोलते हैं कि वो मेहमान आ रहे हैं मेरे लिए, बहुत विशेष है, खास है। विशिष्ट मतलब खास, खासम खास, वही है। तो ये एक रेजिस्टिविटी क्या है, इसको एक और नाम दिया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों बोला गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? क्योंकि एक स्पेशल लेंथ का, एक फिक्स लेंथ का और एक फिक्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका नाम रखा गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कुछ समझ में आया? अब तुमको डिफिनीशन बताना, अब देखते हैं कौन जवाब देता है। डेफिनेशन अब तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा, बोलेगा डिफाइंड
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो बोलोगे कि अगर किसी कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर यूनिट हो, तो जो भी उसका रेजिस्टेंस होगा उसके रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का ना लेंथ पे डिपेंड करेगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, बस दो चीज पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर और नेचर पे। अलग अलग नेचर का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा, समझे? मैंने एक चांदी का टुकड़ा है, चांदी के 1 मीटर का रेजिस्टिविटी उतना ही होगा, 2 मीटर का रेजिस्टिविटी उतना ही होगा, 3 मीटर का रेजिस्टिविटी उतना जितना दिया होगा फिक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग लेंथ का रेजिस्टेंस, 1 मीटर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 2 मीटर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 3 मीटर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा। जैसे तांबा का तार है, ओके, ये तांबा का तार का मैंने बोला कि इसके 1 मीटर, मैं बोलूं कि इसका रेजिस्टिविटी 10 है, कितना है? तो चाहे 1 मीटर का पूछूं चाहे 2 मीटर, मैं बोलूं अब इसको 4 मीटर ले लो तो रेजिस्टिविटी कितना होगा? 10 ही होगा। 20 मीटर ले लो, रेजिस्टिविटी 10 ही रहेगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। लेकिन रेजिस्टेंस मैं बोलूं कि इसके 2 मीटर का रेजिस्टेंस बताओ, तो 1 मीटर का तो हो गया उसका 10 ओम, तो 2 मीटर का हो जाएगा 20 ओम। कहीं रेजिस्टेंस चेंज कर जाता है लेंथ के साथ, को समझे? अरे क्लियर? चलो अब तुम डेफिनेशन बताओ। अब हेडिंग दे रहे हैं, अब लिखना एग्जाम में कैसे है रेजिस्टिविटी को। चलो आ जाओ, रेजिस्टेंस तो समझ गए थे, अब रेजिस्टिविटी लिखेंगे। चलो लिखो, क्या लिखोगे बताओ, हेडिंग दो, हेडिंग का दोगे, जल्दी बताओ, बोलो। रेजिस्टिविटी हिंदी इसका एक और नाम क्या है, जल्दी बताओ, अभी बोले थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर से बोलो, फिर से बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या करें, डब्बा में पैक कर दे? क्या चीज से लिखा जाता है इसको, रो से? हाँ चलो, डेफिनेशन कैसे बनाओगे? डेफिनेशन कैसे बनाओगे कि किसी कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर यूनिट, तो जो रेजिस्टेंस होगा उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। तो लिखो, कैसे लिखेंगे? द बोलो 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 द रेजिस्टेंस ऑफ, बोलो बोलो ना, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ, बस लिख देता हूं, यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब एक होता है, ठीक है, ऑफ यूनिट लेंथ नहीं बोल रही हो, ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट लेंथ एंड, क्या लिखोगे? यूनिट लेंथ, यूनिट बने 1 यूनिट लेंथ ना, लिखो 1 यूनिट लिख दो, अच्छा रहेगा। लैंग्वेज को सही कर देता हूँ लो, हाँ, क्या लिख दें यहाँ पे? 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ एंड 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ अब हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is called, the resistance of a conductor of unit length and 1 square unit area of cross section is called, बोलो, रेजिस्टिविटी। ये डेफिनेशन हो गया, is called रेजिस्टिविटी, is called रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, या इसी बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब फॉर्मूला लिखोगे, पहले लिखोगे R बराबर रो एल बाई ए, बोलने रही हो तो यहां से रो को क्या करो, रो को क्या करोगे सर, रो बराबर आर ए बाई एल, लिखोगे सर इफ, यहाँ लिखना एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये, इफ एरिया 1 स्क्वायर यूनिट, बोलो जल्दी बोलो, एरिया 1 स्क्वायर यूनिट, समझ में आ रहा है? उसके बाद लेंथ 1 यूनिट, ओके, देन रो बराबर आर, बोलने रही हो, रो बराबर आर, यानी कि जो रो है वो आर के बराबर होगा, को समझी? ये कहानी है, ये लो, ये ऐसा ही एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने सही तो पहले आप बताई थी, तो फिर दोबारा क्या लिखना है, दोबारा लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन ये लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछे तो कैसे लिखना पड़ेगा, जल्दी बोलो, इस तरह जैसे मैंने अभी लिखा, किस तरह लिखना पड़ेगा, बोलो, इस तरह लिखना पड़ेगा। वाह, बहुत सीधा लिखा हुआ है, क्लियर हो गया? अरे क्लियर है, हो गया, डेफिनेशन खत्म, टिट्टा बाबा। अब इसका यूनिट लिखो, डायमेंशन लिखो, यूनिट लिखोगे, लिख देखो, चलो यूनिट का लिखोगे, चलो मैं यहाँ पे ये तो डेफिनेशन को मैं डब्बा में पैक कर देता हूँ।
ये डेफिनेशन को डब्बा में पैक कर देता हूँ, ये डब्बा में पैक कर दिया, कहीं भागेगा नहीं, ठीक है। ये मैं इसको चलो यहाँ लिख देता हूँ। चलो जल्दी 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 टाइम नहीं लगाना। बताओ बताओ इसकी यूनिट बताओ। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम। पता पर क्या है वो? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या बताओ? इस बताओ जल्दी बताओ क्या होगा? फॉर्मूला पढ़ चुके हो रो इक्वल टू आर बाई एल। रेजिस्टेंस का बोलो क्या होगा? ओम। बोलो निकालो ना यहाँ पे ओम। एरिया का बोलो मीटर स्क्वायर, लेंथ का बोलो मीटर, मीटर मीटर कट गया, क्या बचा? ओ मीटर। अरे एरिया का रेजिस्टेंस रो का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? आर ए बाई एल, फॉर्मूला से ही यूनिट निकल जाता है। तो आर हो गया रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। मीटर मीटर क्या यूनिट हो गया बताओ? ओम मीटर। जल्दी बोलो क्या होता है? कई बार बोर्ड में आ चुका है ये सवाल, कई बार, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो इज ओम, बोलो रे ओम मीटर, बोलने रही हो, कहीं ना बोल रही हो? ओम मीटर क्या हो गया बताओ? रेजिस्टिविटी का असाइनमेंट क्या हो गया? जल्दी बोलो। ये तो छूट गया। ओम मीटर, ये फिर छूट गई चट्टी, आगे आगे आगे। ओम मीटर, इसको मैं शॉर्टकट में ब्रेकेट में क्या लिखूंगा बताओ? क्या लिखूंगा? ऐसे ओम मीटर, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। बोलने रही हो क्या? ओम मीटर। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या चीज बताओ? डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। डायमेंशन फॉर्मूला बताओ रेजिस्टिविटी का क्या होगा? जल्दी बताओ कैसे निकालोगे? सर रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा हुआ है। डायमेंशन फॉर्मूला को बॉक्स में लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, समझी? ऐसे करके अब बताओ क्या पढ़ो? आर का रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का, एरिया का, लेंथ का। तुमको खाली लेंथ का ना फर्क है। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला याद है? बोलो याद है तो। अरे पिछली क्लास में तो निकाला है रेजिस्टेंस का, कितना? रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हमको भी याद नहीं है, हम भी भूले हुए हैं। देखो हम क्या करेंगे, देखो आर इक्वल टू होता है वी बाई आई, क्या होता है? अब वी इक्वल टू डबल बाई क्यू, बोले थे ना, बोले थे। तो एम एल स्क्वायर वर्क का बोले थे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू याद रखोगे, इसका टा याद रखोगे, क्या याद रखोगे? इतना जल्दी निकाल लोगे। एम एल स्क्वायर और टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये हो गया किसका किसका किसका? वी का निकला, किसका निकला? अब फिर ए से भाग करोगे, क्या आई है तो ए से भाग करोगे, ए माइनस टू हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। क्या बोले फिर से बोलो, हम कैसे निकालते हैं? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल स्क्वायर जल्दी बोलो टी माइनस थ्री ए माइनस, ये हो गया रेजिस्टेंस का, किसका हो गया? और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? बोलो बोलो एल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय लेंथ का क्या होता है? एल। एक एल से एक एल कट जाएगा, एक एल बचेगा केवल। ऐसे भी सोच रहे यूनिट क्या होता है? ओम मीटर ना, खाली एक एल गुना होगा। रेजिस्टेंस में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे तुमको रेजिस्टिविटी मिल जाएगा। बस एक एल से गुना कर दो तो हो गया। तो एक एल कट गया, एक एल क्यूब आ जाएगा, क्या जाएगा? जल्दी बोलो। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ये हो गया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस किसका? अरे किसका हो गया? ये रेजिस्टेंस का ना, ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस का। ये हो गया तुमको किसका बताओ? चलो ना हटाओ ना, ऐसे कर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ? एम एल क्यूब हो जाएगा, ये एक एल एल कट जाएगा, एक एल बचेगा, तो एल एल क्यूब हो जाएगा, टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार। क्या हो गया? ये रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल निकालने अगर आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं भूलोगे। ये क्या हो गया जल्दी बताओ यार, एक दो बार पढ़ के नहीं आओ और कैसे याद रहेगा? हाँ क्या पढ़े? रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? बस खाली एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये रेजिस्टेंस का है। अब बस एल की पावर 3 कर दो तो बन जाएगा रेजिस्टिविटी का, खत्म। बस यही है, सब कुछ सेम रहता है, बस खाली एल का पावर 2 कर दोगे तो रेजिस्टेंस रहेगा, एल का पावर 3 कर दोगे तो बन जाएगा रेजिस्टेंस। हो गया एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू। याद रखो, इसको याद रखना पड़ेगा, सीधे सीधे सवाल आता है एग्जाम में, बार बार क्या निकलने जाओगे? अरे समझे कितना आसान है? अरे क्लियर? अब भाई बात, जैसे किसी भी, मान लो कि सोना का अलग रेजिस्टिविटी होगा, चांदी का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा। जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा इसका मतलब वो खराब कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है ना वो एक तरह का। और जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा वो गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर। वही बात लिख दो एकदम सेम सेम भाई। सर यहाँ पे लिख दो, सर जिस हाई रेजिस्टिविटी, जल्दी बोलो, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी वो बैड कंडक्टर। ये बोलो हाई वैल्यू, हाई रेजिस्टिविटी तो बैड कंडक्टर, बैड मतलब अचानक खराब कंडक्टर, बैड कंडक्टर, समझी?
इंसुलेटर बोल सकते हो, इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत हाई होगा। और जो जिसका लो होगा, लो रेजिस्टिविटी बोल नहीं रही हो, लो रेजिस्टिविटी क्या होगा, गुड कंडक्टर। अब भाई जिसका होगा एप्रिसिएबल तो उसको बोल दोगे रजिस्टर, खत्म। ठीक है, तो लो रेजिस्टिविटी। सोना चांदी का रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, हाँ बहुत कम, तब तो अच्छा कंडक्टर है। और ये जो इंसुलेटर होगा, जो जैसे प्लास्टिक रबर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बहुत कम, तो उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत हाई होगा, बहुत हाई। समझे बात को, क्लियर। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है बता दिया, रेजिस्टिविटी डिफाइन कैसे किया बता दिया, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिकेशंस भी कहा जाता है। इसका एसआई यूनिट ओम मीटर, ओम मीटर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, याद रखना पड़ रहा है। ओके, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2। ठीक है, और रेजिस्टेंस का पूछेगा बस 3 की जगह 2 कर दोगे। समझ में आ गया, अरे आ गया, बोलो आ गया, बोल नहीं रही हो, खाली खा के आती नहीं है घर, तुम लोगों को खाने का दिक्कत होता है, बताओ, समझ नहीं आता तुम लोग का, समझ में नहीं आता तुम लोग का। तो ये सारी बातें, सारी बातें हाँ, ये जैसे रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, ये बताओ। अरे रेजिस्टिविटी क्या होगा, रुको, जिस तरह रेजिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। इसको भी यहाँ पे थोड़ा छोटा सा पॉइंट करके लिख दो कि रेजिस्टिविटी इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर लिख दो या स्केलर क्वांटिटी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी छोटी बातों को अटका देते हैं, एग्जाम में ये सब लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में खाली पूछेगा कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, तो डेफिनेशन है ये, यहाँ तक ज्यादा ज्यादा पूछेगा, एसआई नोट ज्यादा ज्यादा बोलेगा, डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। ओके, अरे क्लियर है, ये एमसीक्यू में आता है सब, क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ। ओके, आगे चलते हैं, आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे मैं चल पड़ा। ठीक है, चलो अब एक बात लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, बोलो जल्दी बोलो, ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, जल्दी बोलो, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, ऑन इट्स, बोलो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को समझे। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि लेंथ को चेंज कर दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दिया गया, तो रेजिस्टिविटी को फर्क पड़ेगा, नो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस लेंथ पर और, बोलो लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करता। दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये रेजिस्टिविटी है यार। ओके, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, तो किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, जल्दी बोलो, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, नंबर एक टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, बोलने रही हो, किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नंबर एक। नंबर 2 नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ, हाँ नेचर पे, नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल जो बोलो, ठीक है, अरे क्लियर है। तो अगर तुमसे पूछे कि बताओ रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे और, ओके तो समझी, अरे समझी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं समझे इसको। चलो अब यहाँ पर कुछ कहानी आगे लिखी हुई है, उसको समझा ही दिया मैंने, कल लिखा हुआ मेटल्स एंड एलॉयज। अब यहाँ से समझो, लिखा हुआ अच्छा से, मेटल्स क्या होता है, अभी कंडक्टर बोले, अरे कंडक्टर बोले ना, कंडक्टर कौन होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू बहुत कम होगी। अरे कॉपर का, और तुमको मैं कॉपर में, प्लास्टिक में किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, प्लास्टिक का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें करंट फ्लो करता ही नहीं है, बेकार कंडक्टर है, मतलब वो तो इंसुलेटर है।
तो कॉपर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि कॉपर का कंडक्ट रेजिस्टिविटी कम होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करेगा। अरे समझे? तो देखो, तो जो भी मेटल्स होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सबका, और एक होता है उसका अलॉय। अलॉय क्या होता है जानते हो? मिश्र धातु बोलते हैं अलॉय को, मिश्र धातु। जैसे पीतल, नाम सुने पीतल? पीतल क्या होता है? पीतल कैसे बनता है जानते हो? तांबा और जिंक से बनता है, वो मिश्र धातु है। स्टील क्या है? स्टील का मिश्र धातु है, मानी अलॉय है। उसमें क्या मिलता है जानते हो? स्टील में लोहा होता है, और लोहा में जंग लग जाता है, बट स्टील में जंग, क्योंकि वो अलॉय जो होता है वो जंग से बचता है, वो जल्दी खराब नहीं होता, वो जंग विरोधी होता है। अरे समझी? तो माने कि जो मिश्र धातु होता है ना, मिश्र धातु का गुण जो है थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है उससे, उसके मेटल से, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो मेटल्स और एलॉयज, जल्दी बोलो, मेटल्स और एलॉयज आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है। देखो कितना है, 10 का पावर -8 से लेकर के 10 का पावर -6 ओम मीटर। ओम मीटर में बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत कम है। बहुत कम है तो अच्छा कंडक्टर है, रेजिस्टिविटी बहुत कम है। और इंसुलेटर जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, माने कि बहुत करंट को रोकेगा, बहुत रोकेगा। तो भाई इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स। जो भी इंसुलेटर होता है चारों बैड कंडक्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। प्लस में देखो 10 का पावर 12 से लेकर 10 का पावर, ये से है, ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, से 10 का पावर 12 से लेकर के 10 का पावर 17 ओम मीटर तक। बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत। 10 का पावर 12, 1 पर 12 को जीरो लिखो, लाख, अरब, करब, जहां तक याद ना जाओ, 10 का पावर 12 है। सोच रही हो क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा है। हाई, वेरी हाई, वेरी लो, वेरी हाई। लो किसका? मेटल्स का और एलॉय का। मेटल्स की और एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई होती है, इसलिए वो बैड कंडक्टर माने जाते हैं, पुअर कंडक्टर। अब एक खास बात बताता हूं, जैसे मैं तुमको बोलूं, सुनो सुनो, इधर 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 देखो। जैसे मान लो कि मैंने बोला पीतल, पीतल का नाम सुना हो? जिसको ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रास। ब्रास का नाम सुने हो? इसके अंदर कॉपर होता है, जिंक होता है। जल्दी बोलो, क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक है। कॉपर का, अगर कॉपर अलग से कॉपर का वायर बनाओगे, कॉपर का अलग से बनाओगे, जैसे एक और चीज मैं तुमको दिखा रहा हूं, छोड़ो यहाँ, छोड़ो इसको। देखो मेरे पास एक होता है नाइक्रोम। क्या होता है? एक बोलो, नाइक्रोम। ये नाइक्रोम ना एक एलॉय है। नाइक्रोम बनता है निकल से, निकल एक मेटल है, क्रोमियम से, आयरन से, मैग्नीज के, मैंने 4 मेटल को मिला करके होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मिला दिया जाता है अच्छा से, ठीक है, तब बनता है नाइक्रोम। नाइक्रोम का वायर होता है, बहुत महंगा मिलता है, समझिए। तो नाइक्रोम का वायर मोटा भी होता है, ठीक है। नाइक्रोम का वायर जो है, सुन रही हो, नाइक्रोम का वायर दो का लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। सुनो अच्छे से, निकल का मान लो कि रेजिस्टिविटी 100 है, कितना है? क्रोमियम का मान लो, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए, वैल्यू एग्जैक्ट डेटा में दे रहा हूँ। इसका 100 है, इसका 90 है, इसका 80 है, इसका 70 है, समझे। तो सबसे ज्यादा इसमें किसका है? मान लो निकल का, मैंने किसी न किसी सबसे ज्यादा होगा। तो जब ये मिलकर बन जाएगा नाइक्रोम, अकेले ना बन जाएगा, नाइक्रोम पूरा बन जाएगा ना अकेले। तो ये इसका अकेले अपने 100 है, इसका अकेले 90, इसका 80 है, 70 है अकेला। लेकिन जब ये मिल जाता है तो इसका जो रेजिस्टिविटी हो जाता है बढ़ जाता है, मैंने 110, 105। मैंने कि कहने का ये मतलब हुआ कि एलॉय का रेजिस्टिविटी उसके हर एक मेटल से ज्यादा होता है। माने जिस वो कंपोनेंट से बना हुआ ना, जिस एलिमेंट से बना हुआ ना, उससे ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रेजिस्टिविटी ज्यादा। तो लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो भी एलिमेंट से बना है, अभी कोई जरूरी नहीं कि मेटल ही हो, कार्बन नॉन मेटल भी है, माने कि मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिलाया जा सकता है, मेटल के साथ मेटल भी मिलाया जा सकता है, ठीक है, बट एक मेटल होना जरूरी है एलॉय के लिए, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी, जैसे तुम देखो नाइक्रोम, अभी समझाऊंगा अभी, नाइक्रोम एक रेजिस्टिविटी ये है, एलॉय है। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी में जो भी एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट से ज्यादा होगा, उसके हर एक एलिमेंट से ज्यादा होगा। नाइक्रोम एक एलॉय है, याद ना। एक होता है मैंगानीन, क्या चीज बोलो? मैंगानीन। आजकल मैंगो खा रही हो, समझ नहीं आ रहा है? मैंगानीन, मैंगानीन में क्या होता है? मैंगनीज, निकल और कॉपर, ये एक तरह का एलॉय है। एक होता है कॉन्स्टेंटन, क्या बोलो? बोलो कॉन्स्टेंटन, टन बोलो, टन। कॉन्स्टेंटन क्या होता है बताओ? कॉपर, निकल, ये सभी जो है एलॉय है, क्या है? और एलॉय की रेसिपिटी उसके खुद के एलिमेंट से ज्यादा होती है, ये याद रखना। अब क्यों, इसका रीजन सुनो, इस एलॉय का यूज बताता हूं क्या है, यूज सुनो।
मैंने क्या लिखा है, एलवाई के बारे में लिखा है यहाँ पे। एलवाई क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस माने पूरी तरह घुल जाता है, जैसे चीनी पानी घुलोगे तो चीनी पानी घुलने के बाद एक पता नहीं चलता है चीनी पानी घुल गया, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर मेटल का बोलो एक मेटल, एक माने एक या एक से ज्यादा मेटल होता है, या एक मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिला देते हैं, तो उसका मिक्सचर बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। कौन सी मिक्सचर बनाते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा एलवाई क्या होता है, मैंने समझाने के लिए दी दिया है एलवाई मिश्र धातु। तो एलवाइज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट का, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन मस्ट बी एलिमेंट मेटल, मतलब उनमें से कम से कम एक मेटल होना चाहिए। ओके, मेटल मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है। एलवाइज आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस, एलवाइज आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। हीटिंग डिवाइस समझे, जो हीट करता है, कौन चीज हीट करता है बता तो, अरे हीटिंग डिवाइस कौन है, अरे आयरन, आयरन इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, भूल जाती है, आयरन गर्म नहीं होता है, हीटर, हीटर गर्म होता है कि नहीं होता है, हाँ, तो जो भी गर्म तो उसको हीटिंग डिवाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो लिखा हुआ हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, टेस्टर जो होता है जो गर्म होता है, लाल लाल, आजकल और भी डिवाइस सब आ गया। ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो एलवाइज का इस्तेमाल, जो तुम देखते हो इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उसमें एलवाई का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तुम जिससे ही नहीं करते हो, क्या करते हो, आयरन करते हो, तो जो प्लेन होता है प्लेन नहीं होता है, तो वो जो मेटल बना होता है, वो मेटल किसका बना होता है, एलवाई का। पूछो क्यों, हाँ ये पूछा जाता है एग्जाम में, यही पूछा जाता है कि एलवाई का इस्तेमाल हीटिंग डिवाइस में क्यों, क्लास 10 में था, क्लास 10 में भी था ये बात कि विद्युत तापन युक्तियां, ओके, यानी जो विद्युत तापन युक्तियां जिसमें हीट पैदा होता है उसका, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, यानी विद्युत इस्त्री, और उसके बाद इलेक्ट्रिक टोस्टर बता दिया अभी, ओके, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, उसमें उसके जो तापन अवयव होते हैं, जो गर्म होते हैं, उसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं, वो मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, यानी कि एलवाई के बनाए जाते हैं। क्यों, तो इसका रीजन है कि उसका एलवाई हैव हाई रेसिस्टिविटी, उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, और रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो गर्मी ज्यादा कि कम गर्मी, अरे गर्म कौन ज्यादा होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा ना होता है, तो काहे उसका इस्तेमाल किया था एलवाई का, क्योंकि वो गर्म ज्यादा हो सकता है, गर्म ज्यादा होगा तो आसानी तो कपड़ा को प्रेस कर सकते हो, आयरन कर सकते हो। हीटर में लगा दो तो हीटर में ज्यादा गर्मी पैदा होता है, ठंडा जल्दी खत्म होगा। समझ रही मैं क्या बोल रहा हूं मैं, तो रीजन पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग डिवाइस में एलवाई का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो पहला रीजन है कि एलवाई का रेसिस्टिविटी हाई होता है, दूसरा उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट ना समझे, जल्दी गलेगा नहीं, कितना गर्म हो जाएगा तो जल्दी गलेगा नहीं, अरे समझे कि नहीं, जैसे तुम लोग सुने हो टंगस्टन एक मेटल होता है, टंगस्टन, जिसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस करीब 3400 डिग्री सेल्सियस करीब होता है, जल्दी गलता ही नहीं है। जो बल्ब के पुराना वाला बल्ब होता है, अरे टॉयलेट में जो लगाती है, ठंडा में लगाते हैं लोग, गाँव घर में अक्सर लगाते हैं ठंडा में लाल लाल करने के लिए, गरम गरम भी रहता है। ओके, तो जो उसका जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है बताओ, इसका बना होता है टंगस्टन मेटल का, क्योंकि जल्दी गलता नहीं है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। और उसके बाद एलवाई डू नॉट ऑक्सीडाइज, वो जल्दी जलता भी नहीं, ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, खराब नहीं होता, ऑक्सीडाइज जलना, और मान लो थोड़ा सा भी इधर हवा घुस गया, हवा के साथ जल जाएगा तो खराब फूट जाएगा, पूरा दीवार काला हो जाएगा। होता नहीं कभी कभी देखते हो लाल 100 वाट का जो बल्ब होता है लाल वाला, तो कभी कभी क्या होता है, कभी हवा घुस गया उसके अंदर काला काला दीवार पर छड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो रीजन है, अगर तुम बोलोगे कि बताओ कि एलवाई का इस्तेमाल हीटिंग डिवाइस में क्यों किया जाता है, तो बोलो उसका रेसिस्टिविटी हाई होता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेसिस्टिविटी हाई होगा इसलिए गर्म होगा जल्दी, और मेल्टिंग पॉइंट होगा जल्दी गलेगा नहीं, और ऑक्सीडाइज ले, जिससे देखते हो ना कभी कभी बेकार क्वालिटी का अगर तुमको कभी आयरन ले लोगे इलेक्ट्रिक आयरन, तो कपड़ा पे चिपक जाता है, नहीं हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें समझो एलवाई अच्छा क्वालिटी का नहीं है। ओके, ये चीज है, क्लियर हो गया, अरे क्लियर हुआ, बोलिए ना रही हो, चलो इतना चीज समझा दिया हम, पूरा बात समझा दिया, क्लियर। तो बताओ एलवाई क्या होता है, बोलोगे एलवाई सर एक दो या दो ज्यादा एलिमेंट का होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें एक मेटल होता है, मेटल के साथ मेटल मिला देते हैं, जैसे एग्जांपल में याद रखो नाइक्रोम, उसमें नाइक्रोम का बना होता है हीटिंग जो मेटल जो होता है हीट इलेक्ट्रिक आयरन का, नाइक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब नहीं याद आना, बस याद नाइक्रोम में निकल है ना, तो निकल याद आएगा। ओके, सीआर है, क्रोमियम याद ही रहेगा, और आयरन और मैंगनीज को इस्तेमाल किया जाता है, मैंगनीज भी यहाँ पे एम और दिखाई दे रहा है, एम मैंगनीज याद है, मैंगनीन में मैंगनीज तो देखने से मैंगनीज, और निकल और कॉपर होता है, कॉन्स्टेंटाइन, ये तीन एलवाई तुमको याद होना चाहिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो टेंशन नहीं, बस ये याद है कि एलवाई का एग्जांपल है, ठीक है, एलवाई मतलब मिश्र धातु, इसकी रेसिस्टिविटी इसके खुद के एलिमेंट से ज्यादा होता है, क्लियर हो गया। एलवाई भी एक अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू बोलो कम होती है, यस क्लियर हो गया। अब चलो
अब ये भी बता ही दिया है, ये भी बता ही दिया, अब आगे आ जाओ। अब कुछ बातें हैं जो सुनो, इसे बताओ, तुमसे एक क्वेश्चन पूछो कि जैसे मैं बोलूँ कॉपर का सिल्वर का, कॉपर का रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा कि सिल्वर का रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा? कॉपर का, क्योंकि उसकी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छा से नहीं करेगा, उसकी कंडक्टिविटी कम होगी क्योंकि रेसिस्टिविटी ज्यादा है। अरे चांदी अच्छा ना सर कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर यानी कि करंट उससे आसानी से फ्लो होता है। जिसमें करंट आसानी से फ्लो होगा उसकी रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस कम होगी, यानी रेसिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, नहीं समझे? बट कंडक्टिविटी तो ज्यादा होगी ना, तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कितना आसानी से करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टिविटी मतलब कितना मुश्किल हो रहा है करंट फ्लो है ना, ये उल्टा है। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। फिर से बोलो, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का, मैं बोलूं कि एक अच्छा कंडक्टर है तो एक अच्छा कंडक्टर नहीं, उसका रेजिस्टेंस कम होगा और उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, जस्ट उल्टा है। तो ये रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो बोलोगे कंडक्टेंस क्या है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ, हिंदी में रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं और कंडक्टेंस को चालकत्व बोलते हैं, चालकत्व, ठीक है, चालकत्व, ठीक है, याद रखना। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, जी से लिखा था जी, ओके, समझ आया? आर का फॉर्मूला क्या होता था, रो एल बाय ए, रो एल बाय उल्टा है तो उल्टा कर दो, रो एल बाय, जैसे आर की जगह लिखोगे रो एल बाय ए, है ना, तो पलट दोगे तब ना बढ़वाए, तो ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा है, बट्टा में ना रहा है इसलिए, समझिए? तो बताओ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का, गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टेंस ज्यादा होता है, क्लियर हो गया? और इसकी यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, अरे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, अरे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। कंडक्टेंस क्या होगी, पर ओम, बट्टा में आ जाएगा पर ओम, तो इसको पर ओम लिखते हैं, पर ओम, देखो ये कैसे लिखा जाता है, पर ओम। इसी को महो बोलते हैं, महो, क्या बोलते हैं, ये एम इधर आ गया, ओ इधर आ गया, इसको बोलते हैं महो, क्या बोलते हैं इसको, या मुह, बोलो मुह, मुह के धागे, खाली सीरियल लगती है, याद नहीं रहता है, महो, क्या ये पर ओम या महो, ये भी लिखते हैं। इसी को साइमन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइमन, साइमन, पर ओम को साइमन में लिखा जाता है, समझिए बात को, सब सेम है, साइमन पर ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन या पर ओम, बोलो खत्म, या उसी को महो बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और डायमेंशन क्या होता है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन पता है, क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस का भी बताओ, ml स्क्वायर t - 3 a - 2 बोले थे ना, l का पावर 3 रेजिस्टिविटी में होता है और l का पावर 2 तुम्हारा रेजिस्टेंस में होता है। तो ml स्क्वायर, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बोले थे, बताओ मुझे, बताओ, ml स्क्वायर t - 3 a - 2, ये था। कंडक्टेंस तो उसका उल्टा है, क्या है, उल्टा है, तो ये 1 है, ये क्या अभी कितना 1 है, तो कंडक्टेंस का पूछो तो -1 कर दो, जो प्लस माइनस कर दो, ये माइनस से प्लस कर दो, करो -1, ये -2, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लो लिखा हुआ है, क्या हो गया, m-1 l-2, क्लियर हो गया? ये कंडक्टेंस का डायमेंशन हो गया, रटने की जरूरत नहीं है, अगर रेजिस्टेंस याद है तो कंडक्टेंस याद आएगा। अब चलते हैं, ये हो गया। अब कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के उल्टा वो क्या बोला, कंडक्टेंस, जिसे लिखा, अरे बोलो ना, रेजिस्टेंस के उल्टा वो क्या बोला, कंडक्टेंस। अब रेजिस्टिविटी के उल्टा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी के उल्टा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से लिखा था, सिग्मा से। जैसे रेजिस्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा भी लिखते हैं, कप्पा भी लिखते हैं, कप्पा केमिस्ट्री में कप्पा से लिखा जाता है ना, समझ बात को, हम लोग सिग्मा लिखते हैं, क्लियर हो गया? तो रेजिस्टिविटी के उल्टा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी के उल्टा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, ओके, सिग्मा से लिखा था, इसका फॉर्मूला होता है RA/L, इसका पढ़ते हैं RA/L, उल्टा हो गया L/RA, L/RA। अरे बताओ रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम मीटर, क्या थी इसका, इसका क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर, क्लियर हो गया? और डायमेंशन याद है ना, रेजिस्टिविटी का क्या होता था, ml³ t - 3 a - 2 बोले थे ना, अब बस खाली उल्टा कर दो, जो m है तो -1 कर दो, l - 3 t, पूछा हुआ एग्जाम में, क्लियर हो गया? क्लियर, अरे क्लियर, क्लियर। तो अभी तक हम आज का पढ़ाए हैं तुमको, रेजिस्टेंस तो पहले पढ़ लिए थे, रेजिस्टेंस पहले ओम का नियम, फिर रेजिस्टेंस पढ़े, रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी पढ़े, रेजिस्टिविटी के बारे में सारी बातें कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं तुमको, ओके। अब बात करते हैं, अब इससे पहले हम लोग कहां पर क्या आए थे बताओ, रेजिस्टेंस के बारे में जब स्टार्टिंग में हम बात किए थे, स्टार्टिंग देखो कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ पर एरिया पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब ये रेजिस्टेंस लेंथ के साथ कैसे चेंज होगा, मेरी बात ध्यान सुना, लेंथ के साथ कैसे चेंज होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कैसे चेंज होगा, सर ये तो पढ़िए लिए था कि लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन उसमें वेरिएशन है बहुत सारा, तो जो अब बताने वाला हूं कंप्लीटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल या कंपटीशन के लिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, उसी को वेरिएशन को समझाएंगे,
आ जाओ यहाँ से, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आ जाओ यहाँ पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, माने कैसे कैसे रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, मेरे पास एक तार है, ठीक है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन बोलता है। ये तार इतना बड़ा है, मान लो कि अभी ये तार ना 2 मीटर लंबा है, कितना मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है। अब इसको हम पकड़ के खींच दें, खींचने वाला स्ट्रेच कर देंगे, खींच देंगे तो इसको बताओ, तार तो मान लो दुगुना लंबाई काम कर देंगे खींच के, मान लो खींच दिया, अरे खींचा, अभी खींचने तोड़ देंगे, तुमको तोड़ देंगे थोड़ी, खींच दिया, ये डबल लंबाई का हो गया, इतना लंबा, इसी इतने लंबाई को खींच दिए एकदम, ओके। और जैसे खींच दिए तो लंबा तो होगा, लेकिन मोटाई तो इसका कम हो जाएगा, अरे खींचे तो मोटाई कम हो जाएगा यार। सोचने वाले, अरे तुम कभी आटा को गूंदी हो, आटा को गोल गोल लंबा बनाओगी, और उसको खींचोगी तो पतला ना हो जाएगा लास्ट में यार, टूट भी सकता है, लेकिन उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, इसलिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने इस तार को खींच के लंबा कर दिया, तो पहले एल लेंथ था, 12 कर दिया, तो एरिया तो आधा हो जाएगा। नहीं, अब क्वेश्चन अगर पूछा, जानते हो क्या क्वेश्चन पूछा, देखो मैं लॉजिकल सीधी सी बात बोलता हूँ, बोलता है कि एक तार को खींच के दुगना लंबाई तक कर दिया गया है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस था 10 ओम, क्वेश्चन सुनो पहले, मैंने क्या बोला कि अगर तार की रेजिस्टेंस कितना भी लंबाई मतलब नहीं है, तार का इसका रेजिस्टेंस जो है, एक तार का रेजिस्टेंस 10 ओम है, कितना ओम है, 10 ओम है। अभी इसको खींच के दुगुना लंबाई का कर दिया गया, कितना लंबाई का कर दिया गया, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 ओम, 40 ओम या 5 ओम, बताओ क्या हो जाएगा। लंबाई को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाएगा, अरे लंबाई बढ़ा देंगे खींच के तो लंबाई के भूल गई है तो छी गंदा, बहुत गंदा आदत है, बहुत गंदा आदत है। अरे लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, पढ़ाया नहीं था कि जितना लंबा गली होगा रेजिस्टेंस में ज्यादा होगा, लंबे तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो पहले था 10 ओम, अब खींच के उसको दुगना लंबाई कर दी, खींच के दूसरा लंबाई कर दिया, तो रेजिस्टेंस 40 ओम होगा, 20 ओम होगा, 5 ओम होगा, चलो बताओ। नहीं, ये गलती कर दी, यही गलती है, 40 हो जाएगा, क्योंकि मोटाई भी तो आधा हो गया। अब मोटाई कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मोटाई कम होगा तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लंबाई करोगे तो डबल तो हुआ, लेकिन लंबाई के साथ साथ मोटाई भी तो आधा हो गया, तो मोटाई कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कि मोटाई में तो उल्टा बोले थे, है ना। तो मोटाई आधा हो गया तो रेजिस्टेंस डबल होगा, तो डबल मोटाई के हिसाब से भी डबल हुआ, लंबाई के हिसाब से भी डबल होता है, डबल डबल चरगुना हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। यही समझना है, ये समझा रहा हूं कि लेंथ बढ़ने से तो डबल हुआ, लेकिन मोटाई भी तो उसका आधा हो गया, नहीं समझी, ये समझाने की बात कर रहा हूं। तो अगर तुम्हारा इस केस में क्या किया पर सुनना, ये जो है, ये रो जो है, रो 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 रो, ये रो का मतलब होता है एक डेंसिटी, ये डेंसिटी है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं, ये डेंसिटी लिखा हुआ, डेंसिटी कैसे लिखा बताओ, मैंने मटेरियल का डेंसिटी चेंज नहीं हुआ, मटेरियल को चेंज नहीं कर रहा है, मटेरियल को चेंज नहीं कर रहा है, मटेरियल को चेंज नहीं कर रहा है, डेंसिटी सेम है भाई, डेंसिटी सेम है, मटेरियल चेंज नहीं है, डेंसिटी सेम है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक सीधी सीधी सवाल का जवाब दे सकते हो, कई बार पूछा हुआ है, डेंसिटी चेंज नहीं कर रहा है, माने मटेरियल चेंज नहीं कर रहा है, ये कॉपर है तो कॉपर है, ये सिल्वर है तो सिल्वर है, ये एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम, मतलब मटेरियल चेंज नहीं कर रहा है, डेंसिटी सेम है, इसलिए। तो लेंथ इज चेंज बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा, ठीक है। तो वही बता दिया था। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा रो तो कांस्टेंट है, रो क्या है तुम्हारा, वो तो चेंज ना होगा, क्योंकि रो को लंबाई से एरिया से कोई मतलब नहीं है। और लेंथ और एरिया में बताओ, तुम बताओ कि जैसे तो तुमने कर दिया, मैंने एक काम मैं बताता हूं तुमको कि मैं एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, एल स्क्वायर ए एल, वॉल्यूम जितना वॉल्यूम इसका उतना वॉल्यूम इसका है, अरे जितना जगह इसमें होगा उतना जगह इसमें ना होगा, नहीं समझ आ रहा है तुमको, मैं बताता हूं, चलो देखते हैं। मेरे पास एक ऐसा बर्तन है, ऐसा बर्तन है, ओके, ऐसा बर्तन है, एक ऐसा बाल्टी है, ओके, ऐसे मैं बोल दूं, इसके अंदर 10 लीटर पानी रखा हुआ है, कितना पानी रखा हुआ है, अब मैं बोलूँ इसको इसमें डाल दिए, ठीक है, ये पूरा भर गया, तो इसका वॉल्यूम 10 लीटर, इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, तब ना भर गया। अब तुम बताओ, इसी को जितना बड़ा था उसी को खींच के लंबा किया गया है, तो आयतन तो उतना ही रहेगा, जगह तो उतना ही है, बस जगह थोड़ा फैल गया, जगह लेकिन उतना है, अरे समझे। तो खींचने से वॉल्यूम चेंज, मैंने क्या बोला, फिर से बोलो, खींचने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक एल से डिवाइड कर रहा हूँ, एरिया को लंबाई से गुना कर तो वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो एक एल से मल्टीप्लाई किया, एक एल से डिवाइड किया, तो एल हो गया वॉल्यूम, क्या हो गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो ये भी कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम भी कट जाएगा, मैंने ऐसे तरीका क्या होता है कि वॉल्यूम काट दो, माने जो कांस्टेंट काट दो, तो लेंथ एरिया चेंज नहीं कर रहे हो, माने सॉरी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, रेसिस्टिविटी क्यों मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो रो काट दो, काट दो, क्यों काट दो, क्योंकि कांस्टेंट है, बस रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम सेम रहे, खींचने की बात हो, ओके, तो तुम लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दोगे, लेंथ के स्क्वायर के, लेंथ क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, लेंथ डबल हो रहा है, तो डबल का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना बढ़ा दोगे, तो पहले 10 ओम था, अब 40 ओम कर दोगे, खत्म। समझे बात को, नहीं समझे लग रहा है।
मैंने लेंथ को डबल कर दोगे, खींच रहा है। एक होता है कि तार को जोड़, मैं तुमको बोलूं चलो सुनो, मैं बोलूं कि इसके 1 मीटर की लंबाई, इसका 1 मीटर की लंबाई का 10 ओम है, तो मैं बोलूं 2 मीटर की लंबाई का बोलो तार कितना होगा, तो 20 ओम होगा। तुम खींच नहीं रहे हो, उसी को लाके जोड़ रहे हो, तार की मोटाई चेंज नहीं कर रहे हो, लंबाई खाली तुम जोड़ दियो। लेकिन हम जब बोलेंगे स्ट्रेच करो, खींचो, खींचने से लंबाई भी चेंज होगा और मोटाई भी चेंज होगा, तो उसमें क्या करोगे कि स्क्वायर में करोगे, किसमें करोगे? मैं बोलूं कि एक तार को खींच के स्ट्रेच करके दुगुना कर दिया गया है, तो कह देना कि दुगुना यानी 4 गुना बढ़ गया होगा, स्क्वायर कर देना, ठीक है? क्या कर देना? आर डायरेक्टली टू एल स्क्वायर, 4 गुना कर देना। तो पहले 10 ओम था, अब 40 ओम हो जाएगा, तो चलो 40। अब मैं बोलूं, अब चलो तुमसे मैं पूछूं, 10 ओम था, अभी 10 ओम है, अब मैं इसको खींच के 3 गुना लंबा कर दिया, 3 गुना लंबा कर दिया, 3 गुना, तो अब कितना हो जाएगा आंसर बताओ? नहीं 90 हो जाएगा रे बकलोड़ी। क्यों? 3 गुना लंबाई क्यों ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 ना, तो 10 9 90। क्यों? सोचो ना, 3 गुना लंबाई करने से 3 गुना इधर बढ़ा, और 3 गुना उसका एरिया भी तो छोटा हो गया होगा, तो वो उसकी वजह से बढ़ गया 3 गुना, तो 3 क्या 9 गुना बढ़ जाएगा, तो पहले 10 था, 10 9 90, इसलिए मैंने बोला कि स्क्वायर कर देना। अरे समझी, स्क्वायर करना है, स्क्वायर, ये समझना जरूरी है। अब मैं बोलूं चलो एक तार को खींच के 4 गुना बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया? तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 गुना बढ़ जाएगा, तो 16 दाएं 160 में हो जाएगा, क्लियर हो गया? अरे समझे, क्लियर होगा? पर ये बताओ, समझ में आया ये बात? हाँ, एक और बात, वॉल्यूम यहाँ भी कांस्टेंट है, और एक बार क्वेश्चन सुना, मेरी बात ध्यान सुना, यहाँ पर तो तुमको वॉल्यूम से मैं लेंथ के स्क्वायर की डायरेक्टली मोशन कर दूंगा, खींचने ये स्ट्रेच करने वाला सवाल है। एक बार और एक क्वेश्चन बोल देगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किया जा रहा है, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। चलो अब एरिया ऑफ क्वेश्चन में तुमको ना क्वेश्चन में रेडियस का चर्चा कर देगा, रेडियस का बोलेगा कि रेडियस के कैसे होगा, रेडियस के कैसे होगा, तो तुम बताओ। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी इसमें क्या कहता है, वॉल्यूम बना दिया था, क्या बना दिया था? वॉल्यूम ऐसे कि एल से गुना भाग कर दिया था, एल से गुना भाग कर दिया था, ये वॉल्यूम बन गया था, वॉल्यूम को हटा देंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें भी देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि रो इक्वल टू रो एल बाय है, मैं एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ? एरिया से, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम, और ये तुम्हारा ये रेजिस्टिविटी है, तो तो कांस्टेंट हो जाएगा, रुको पहले, तो ये वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट हो गया, एरिया स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस एरिया स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एरिया स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर रखो एरिया की जगह, तो स्क्वायर आर स्क्वायर फॉर्मूला में ही है, और पहले से स्क्वायर है, तो आर आर का हो जाएगा R4। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है इस पर, कि जो तुम तार का जो रेडियस लोगे, रेडियस के 4 गुण स्क्वायर पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि तुम क्या करोगे, अगर तुमको बोलेगा कि एक तार को खींच के उसके रेडियस को दुगुना कर दिया गया, मतलब सॉरी उसके रेडियस को आधा गुना कर दिया, हाफ कर दिया गया, खींचो होता तो मोटाई कम होगा ना, तो रेडियस का हाफ होगा, तो बोला रेडियस हाफ कर दो, तो कितना गुना बढ़ जाएगा? हाफ मतलब कि 2 का पावर 4 गुना बढ़ेगा, 2 का पावर 4 16 गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा? पावर 4। 100 बात की एक बात जानते हो, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जानते हो कि एरिया कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो स्क्वायर के, लेकिन रेडियस के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस के पावर 4 के, ये तीनों बात याद होगी, ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, ये तो याद रहेगा ही कि एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खींचने वाला मैं, ए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन रेडियस में कितना होगा? पावर 4 होगा, बस ये याद है, इंपॉर्टेंट। चलो ये भी आ जाओ। उसके बाद अगर अब सुनो अच्छा सा, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी वाला, वैसे तुमको ये वाला भी सवाल पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है, सब कंपटीशन में पूछा हुआ है। ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास बाय डेंसिटी, मास बाय। अब तुम एक चीज सुनो, हम एल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसी फॉर्मूला में, रेजिस्टेंस का ही वेरिएशन देख रहा है, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, वॉल्यूम बन गया, क्या बन गया? ये वॉल्यूम लिख दिया। ओके, समझ रही बात को? वॉल्यूम के बदले में ये वाला लिख दो, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर कर दो, डेंसिटी और जो रेजिस्टिविटी है वो तो कांस्टेंट है, क्या है बताओ? ये कांस्टेंट है, L स्क्वायर बाय m, तो रेजिस्टेंस जो है L स्क्वायर बाय m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस कैसे लिखोगे? R1 बाय R2, ये स्क्वायर L पे क्या है? स्क्वायर, तो L1 बाय L2 का स्क्वायर, ये उल्टा है, इनवर्सली है ना, इनवर्सली में उल्टा करते हैं, M2 बाय M1। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाला कि क्वेश्चन में दे देगा कि 2 तार है, उसका बोलेगा कि लेंथ इतना है, उसका मास इतना है, अब बोले रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो, ये वाला फॉर्मूला से जाओगे, ठीक है? ये नीट में जाएगा, क्वेश्चन आता है, देख ले ये वाला। और हो सकता है कि मास ना दे करके तुमको एरिया की बात कर दे, तो एरिया के लिए क्या करोगे? यहाँ पर अभी तुम एल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, अभी ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है तुम्हारा। ओके, मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, तो मास बाय डेंसिटी ए स्क्वायर, मास और डेंसिटी या रो तो कांस्टेंट ही है, उसको हटा दो, मास बाय ए स्क्वायर, मास बाय यहाँ पे एल स्क्वायर बाय एम, या मास बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे एल है वहाँ पे एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली होगा, तो यहाँ पे मास m1 बाय m2 और a2 बाय a1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला भी। 2 ही सवाल है,
देखो कितना सब मुश्किल सवाल है, तुम देख के आंसर बता सकते हो। चलो क्या लिखा हुआ है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। माने एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, और उसको डबल स्ट्रेच कर दिया गया, कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस का? बोलो ना जल्दी। 40 ओम हो गया, क्यों? डबल कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 10 का 40, चरगुना कर दो। 3 अगर बोले ट्रिपल कर दो, ट्रिपल बढ़ा दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 10 9 90 ओम हो जाएगा। समझिए? तो बच्चा वाला क्वेश्चन सब है, सब बनाने का तरीका, सब आंसर थिंक विदाउट थिंक से बोल सकते हो, जरूरत नहीं है इतना लंबा करना। समझिए? समझिए? या अब चलो एक क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सुनो। ओके, अ न्यू वायर ऑफ रेजिस्टेंस, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, उसके उसी का वायर रेजिस्टेंस 10 ओम है, स्ट्रेच टू डबल, अब उसको डबल लेंथ तक खींच दिया गया है, तो बोला द न्यू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। तो रेजिस्टिविटी तो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर डिपेंड। तो अक्सर बच्चा इसका आंसर 40 मार देगा, कोई तो 20 मार देगा, 20 ऑप्शन मार देगा, डबल कर दिया गया। अरे रेजिस्टेंस ना चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज, रेजिस्टिविटी उतना ही रहेगा, इसलिए मैंने आंसर बोला रेजिस्टिविटी 10 ही रहेगा। क्वेश्चन पे ध्यान देना कि रेजिस्टिविटी पूछा क्या पूछा है, कि रेजिस्टिविटी लेंथ पर एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। कुछ समझ आया? अरे आया? चलो, सो ये कहानी है, बहुत सवाल सब दिया हुआ है, छोड़ दो यहाँ पे। तुम लोग चाहो तो इस सब सवाल को खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारा काम है। ये परसेंटेज वाला सवाल है, ट्राई करना, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये परसेंटेज वाला सवाल है, ठीक है, ट्राई करना। ये भी परसेंटेज वाला सवाल है, परसेंटेज वाला सवाल है, ये तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है, खुद से। नहीं बनेगा हम बताएंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो मास वाला बताया था, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो इस बार। इफ टू कॉपर वायर्स हैविंग लेंथ एंड रेडियाई 2l l, रेडियस के साथ दे दिया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो ना, लेंथ 2l है, l है, और 2r r है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी ना। तो चाहे दोनों का धोखा लिखा, इफ टू कॉपर वायर, दो कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर इधर, एक कॉपर वायर है, एक का लंबाई 2l, एक का लंबाई l है, एक का रेजिस्टेंस 2r, एक का रेजिस्टेंस 2r, रेजिस्टेंस ना 2r रिस्पेक्टिवली, कॉपर वायर ऑफ रेडियस, एक का रेडियस 2r है, एक का रेडियस r है, ठीक है। अब उसकी रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछ रहा है, तो रेजिस्टिविटी लंबाई पर रेडियस पर डिपेंड ना करता है, तो कॉपर, दोनों कॉपर वायर है, तो इसका रेजिस्टिविटी अगर 10 है तो इसका रेजिस्टिविटी 10, तो 10 को 10 से भाग कर तो कितना आएगा, 1:1, आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता ना। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेना। एक क्वेश्चन ये वाला, इसमें दो का दिया हुआ है, इफ द मासेस ऑफ कॉपर, एक क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नीट का है, देख लो। इफ द मासेस ऑफ कॉपर वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, माने कॉपर वायर का मास का रेशियो दे दिया, m1 m2 m3 ऐसे करके मास का रेशियो दे दिया, और देयर लेंथ का रेशियो दे दिया। ओके, मास का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ था, फॉर्मूला देखो, तुम पढ़ के आए हो, देखो मास का लेंथ का फॉर्मूला देखो, या लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब मास वाला, ये वाला रिलेशन निकालने लगाएंगे, मैं लिखा हुआ देखो, कब पर क्या हो, यही वाला r1 r2 r3 l1 का स्क्वायर बाय m1, l2 का स्क्वायर बाय m2, l3 का स्क्वायर m3। ओके, l1 का वैल्यू कितना दिया, l1 का देखो तो क्या दिया, कॉपर वायर्स इन द रेशियो ऑफ, क्या दिया पहले, इफ द मास कितना 1 है, अरे बोलो ना, तो मास है, ये नीचे में मास लिखोगे, ऊपर में लेंथ कितना दिया हुआ है 5 3 1, अरे लेंथ है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, नीचे में मास नीचे लिख दो 1 3 5, सॉल्व कर लो इसको, 3 3 9 कट गया। अब 5 एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम ले लो, 5 इसके लिए एक छिपा हुआ है, 5 एक एलसीएम कितना होगा 5 होगा, 5 से गुना कर दो, 5 दिया 15, 25 दिया, सॉरी 25 पंचे, अरे ये 5 है ना, ये 5 देखो एक चीज समझो, 5 3 1/5 है ना ये, तो इसके लिए एक छिपा, इसके नीचे छिपा हुआ है, तो 5 कैल्शियम ले लो, 5 से गुना कर दो, 25 पंचे 100, और 3 पंचे 15, और 5 कम 5, 5 कट जाएगा, ठीक है, तरीका क्रॉस होना हो गया सब में, ये आंसर आएगा। किताब में आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है, ये सब नीट का क्वेश्चन सब है। ये तो बोला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, कॉपर वायर ही है तीनों का तीनों, तो 1:1, ओके, रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, हो गया, क्लियर हो गया। और जो मैंने बीच में परसेंटेज वाला छोड़ा है, तो तुम लोग ट्राई करो, अदरवाइज हम अगले क्लास में बता देंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बताना तो बता दिया, ठीक है। तो आज तुमको पूरा नोट करना है, बहुत ज्यादा आज पढ़ा दिया, अगले क्लास में पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। कहाँ से स्टार्ट किया था आज, चलो पूरा करिए देते हैं, चलो जिसको ऑनलाइन देखना होगा देख ले, उतार लेगा। ओम्स लॉ हम यस से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 22, इन 9 भी उतारो तो चलेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। 23, 24, 25, 26, 27, परसेंटेज वाला सवाल वर्क एनर्जी पावर में करवाया था क्लास 11 में, वही स्टेप का 27, ये वाला कर लो, इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 20 पूरा कर लो।